दोस्तों चलते हैं हम भीमबेटका की गुफाओं की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में आपको देखने को मिलेगी। ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये एक पहाड़ी इलाके में है, जो कि विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों के एक छोर पे आपको नीचे यानी कि नीचे उतरते समय आपको एक छोर पर ये पहाड़ियाँ, ये गुफाएं हैं, ये देखने को आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, ये क्लियर तो नहीं होगा इमेज, लेकिन आप देख पा रहे हैं ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये लगभग 7 पहाड़ियों से मिलकर बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर लगभग 750 के करीब गुफाएं मानी जाती हैं, जो 10 किलोमीटर एरिया के अंदर फैली हुई हैं। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, इसके एक छोर पे उतरते समय एक छोर पे यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो आप 3D व्यू में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करें इसकी खोज किसने की थी, तो सन 1957 में विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख सकते हो। तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। जैसे 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको शामिल किया गया था, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 2003 में शामिल कर लिया गया था। तो दोस्तों, इसका नामकरण कैसे हुआ, क्या है इसके पीछे की कहानी, तो ये छोटी सी बात है कि महाभारत में भीम के नाम से इसको भीमबेटका के नाम से जाने लगा। यानी कि कुछ बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ महाभारत के भीम से नाम से इसको नामकरण कर दिया गया है। ठीक है, तो हम चित्रों के बारे में बात करें। यहाँ पर आपको गुफाओं के अंदर जो चित्र देखने को मिलते हैं, वो उसके विषय के बारे में बात करें, यानी कि चित्रों का विषय क्या है, वो मुख्यतः हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो सामूहिक नृत्य को दर्शाता है। यहाँ पर जो चित्र देखने को मिलते हैं वो सामूहिक नृत्य को दर्शाते हैं। वो या फिर बात करें रेखांकित मानव कृति की, और शिकार यानी कि शिकारों के रेखा चित्र बनाए गए हैं, पशु पक्षियों के बनाए गए हैं, और इनके युद्धों के बारे में, यानी कि किस तरह से युद्ध करते थे उसके चित्रों को दीवारों पे बनाया गया है। और साथ ही साथ दैनिक जीवन की क्रियाकलाप जो होते थे उनको इन्होंने अपने पत्थरों के ऊपर सजाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और बात करें हम इसमें किस किस तरह के चित्र हैं, जैसे कि हमें बाघ के चित्र देखने मिलते हैं, शेर के देखने को मिलते हैं, यानी सिंह शेर के देखने को मिलते हैं, जंगली सूअरों के देखने को मिलते हैं, हाथियों के देखने को मिलते हैं, कुत्तों और घड़ियालों के भी देखने को मिलते हैं। और बात करें खनिज रंगों की, तो यहाँ पर इन चित्रों को बनाने के लिए मुख्यतः गेरुआ, लाल, सफ़ेद और तो कहीं कहीं पर पीला और हरा रंग भी प्रयोग किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात कर लेते हैं अन्य पुरावशेष की। पुरावशेष मतलब कि पुरानी इमारतें हैं, उनके कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे कि प्राचीन किले की दीवारें मिली हैं, किला नहीं बल्कि उसकी किले की दीवारें मिली हैं, लघु स्तूप मिला है, पाषाण निर्मित भवन मिले हैं, यानी कि पत्थरों से जो घर बनाए जाते थे वे मिले हैं, शुंग गुप्त कालीन अभिलेख भी मिले हैं, शंख अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, परमार कालीन मंदिर जैसे अवशेष इसके अंदर मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसके बारे में सभी मेन बातें जान ली हैं। कुल इन बातों को आप याद रखोगे तो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वैसे भी अगर कुछ और इससे एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो मैंने इसके अंदर विकिपीडिया का जो फाइल है मैंने बताई हुई है, सारा का सारा इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर ऐसा पढ़ने का तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि सारा मैंने इसी के अंदर कवर करवा दिया है। वैसे भी एक बार फिर भी आप इसमें कुछ चित्र हैं और कुछ अन्य एक्स्ट्रा जानकारी हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले टॉपिक की तरफ, अब अगली गुफाओं की तरफ पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं बाघ गुफाओं की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश के थार ज़िले में आपको देखने को मिलेगी। और थार ज़िले में एक गांव है जो कि आप मैप पे देख पा रहे हैं, जिसका नाम नैनगऊ। ठीक है, नैनगऊ है। इसके एक ये नहर गई हुई है, नदी गई हुई है, जिसका नाम बाघिनी रिवर रखा हुआ है। ठीक है,
ये बागनी रिवर है और बागनी गाँव, ये इस गुफा के कारण ही रखा गया है। ठीक है, गाँव का नाम बाग गाँव है और यहाँ पर नदी का नाम भी बागनी रिवर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये एक पुल है जो कि गुफाओं तक जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो कि आप विंध्याचल जो पर्वत है उसके दक्षिणी ढलान पर आपको ये गुफाएं देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार कि किस नदी के किनारे है, तो आपको अभी भी बताया है बागनी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं इस मैप के अंदर। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। तब तक मैं आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें बता देता हूँ, आप इमेजेस देखते रहिए। देखिए बाकी गुफाओं की इमेजेस हैं, ये फ्रंट है इसका जो अभी भी दिखाया था, जो एक पुल जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इनकी खोज है सन 1818 में, यानी कि 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। ठीक है, डेंजरफील्ड ने की थी। ठीक है, और ये जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित मानी गई हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे और यहाँ पर अपना जो बौद्ध वाला काम है वो किया करते थे। ठीक है, और बाद में माना जाता है कि बौद्ध धर्म के पतन के बाद वे यहाँ से छोड़कर इस जगह को छोड़कर चले गए थे, और बाद में यहाँ पर कोई रहने तो लगा नहीं, फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाघ निवास करने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर जंगल था। ठीक है, और बाघ रहने के कारण ही इन गुफाओं का नाम भी बाघ गुफाएं नाम पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये नाम है, ये सिर्फ बाघ रहने लगे थे इसलिए लोगों ने इसका नाम बाघ गुफाएं रख दिया है। और यहाँ पर एक गांव भी है, उसका नाम भी बाघ गांव रख दिया गया है, और नदी तो है ही, उसी के आधार पर भी इसका नाम बाघ नदी रख दिया गया है। यहाँ पर आप आकृति में देख सकते हैं कि कैसे पत्थर हैं वो बाघ की आकृति के हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और तो इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है ये, और तो मैंने इसके बारे में कुछ मेन है वो विकिपीडिया से उठा करके यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, वरना मैंने इसके बारे में सब कुछ डिटेल में आपको बता दिया, इससे बार कुछ नहीं है। और बस आप मेन है वो है इसकी खोज किसने की थी और इसके आसपास में क्या है और किस पहाड़ी के पास में है, यानी कि अभी बताया विंध्याचल पर्वत के पास में ही है। ठीक है, और तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने सब कुछ इसको बता दिया, और बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और जैसे कि यहाँ पर कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं, आप चाहे तो इनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दूसरी गुफाओं की तरफ बढ़ते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं उदयगिरी की गुफाओं की तरफ, जो कि आपको फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर मैप के अंदर दिखाई दे रही है। ये विदिशा जो शहर दिखाई दे रहा है, इसके लगभग 9 किलोमीटर के एरिया के अंदर पड़ती है उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, उदयगिरी के पास में है ये, फिलहाल आपको दिखाई दे रही है। देखिए मैप के अंदर आप देख सकते हैं, ये साफ तो दिखाई देंगे नहीं, तब तक के लिए मैं आपको इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जैसे कि आपको पता है विदिशा के लगभग 9 किलोमीटर के एरिया में ये लगभग 20 गुफाएं हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और ये पत्थरों को काट करके बनाई गई गुफाएं हैं, मतलब कि रॉक कट केव्स के नाम से इनको जाना जाता है। ये ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि गुप्तकालीन के बने हुए हैं। गुप्तकालीन में ये लगभग समय रहा है 5वीं शताब्दी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथमा के समय का काल है। तो चलिए दोस्तों इनके रिलेटेड कुछ इमेजेस देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो विष्णु है वो एक अवतार लिया है विष्णु ने, जो कि नर वराह अवतार कहा जाता है, यानी कि नर और वराह, नर का मतलब इंसान और वराह का मतलब सुअर। यानी कि बताया जाता है कि जब राक्षसों का आतंक पृथ्वी पर फैल गया था, तब विष्णु नर वराह का अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए थे। और आप गुफा नंबर 5 के अंदर इसकी आकृति देख सकते हो, जो कि लगभग 12 फीट की है। ठीक है दोस्तों,
और बताते हैं कि उदयगिरी और खंडगिरी में कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि उदयगिरी क्या है, ये खंडगिरी क्या है। कि बता दूं कि इंडिया में उदयगिरी से रिलेटेड और भी जगह हैं जो कि बिहार में भी आपको देखने को मिलेगी, और उड़ीसा के अंदर भी आपको उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आप विचलित ना हो, ये नाम कई जगह पर है इंडिया के अंदर। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ इमेजेस देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देवता का निवास बोर्ड पर चिपकाया हुआ है, मतलब कि देवता निवास करते हैं। ऐसा पता नहीं है सच में ये है या नहीं है, वैसे लिख दिया। चलो, जो भी मान्यता है पुराने ज़माने की। माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शंकर राजाओं पर जीत को यादगार बनाने के लिए इन गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, और एक बात और बता दूँ इसके बारे में कि जो भगवान हैं उनका निवास स्थान माना जाता है ज़्यादातर इनको, जैसे कि भगवान विष्णु हुए, मंत्रिकास हुए, दुर्गा हुई, शिव हुए, ज़्यादातर इन्हीं की यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ है नहीं बताने को। तो और मैंने, अगर आप ज़्यादा इंक्वायरी चाहते हो और कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने विकिपीडिया का फाइल इसमें डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले दिन गुफाओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कुटुमसर की गुफाओं की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और छत्तीसगढ़ के अंदर आपको एक राष्ट्रीय उद्यान दिखेगा। देखिए, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान की इसी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कुटुमसर की गुफाएं जो कि बस्तर ज़िले में आपको देखने को मिलती हैं। और कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, इसके अंदर ये आपको देखने को मिलती हैं। वैसे ही ऊपर से तो दिखाई देगी नहीं, क्योंकि ये वन है और वन में बहुत सारे पेड़ हैं, इसके कारण ये गुफाएं ऐसे देखने को नहीं मिलेंगी। तो कुछ इमेजेस देख कर के हम पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ इमेजेस देख लेते हैं इसके बारे में। पहले दोस्तों, इस गुफा को गोपन सर के नाम से जाना जाता था। गोपन का अर्थ छिपा हुआ। ठीक है दोस्तों, और जब 1950 में प्रोफेसर डॉक्टर तिवारी ने इसकी खोज की, जो कि स्थानीय आदिवासियों की मदद से की थी, इसके बाद में इसका नाम कुटुमसर रख दिया गया था, जो कि कुटुमसर एक पास में ही गांव पड़ता है, उसके नाम पर इसको कुटुमसर गांव रख दिया गया था। और इस गुफा की एक रोचक बात करें तो यहाँ पर ये है कि जब मानसून आता है तब इसके अंदर पानी भर जाता है, और पानी भरने के कारण तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनके लिए ये साइट क्लोज कर दी जाती है, और पानी भरने से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जैव विविधता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि इसमें कुछ जीव देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक मछली है, उसका नाम अगर आप जानते हो तो कमेंट करना, और ना बता देता हूँ। रंग बिरंगी मछली है, लेकिन वो अंधी मछली है। ठीक है दोस्तों, अंधी मछली कहाँ पर पाई जाती है? वो इसी गुफा में पाई जाती है, कुटुमसर की गुफाओं में, और उसका नाम है वो कप्पी ओला शंकराई, जो कि प्रोफेसर के नाम पर ही इसको रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता भी मिलती है। ठीक है दोस्तों, और बात करें इस पत्थर इसमें गुफा की, तो यहाँ पर लाइमस्टोन की केव है। ये आपको गुफाएं हैं, ये लाइमस्टोन से बनी हुई गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों, पूछ भी लिया जाता है कई बार कोई किस पत्थर की बनी हुई है, तो लाइमस्टोन की बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, और माना जाता है कि यहाँ पर जो साधु संत होते हैं वे धूप और कपूर चाष करके यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, इसके संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में हमने सभी बातें कर ली हैं, कुछ रह तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैंने, अगर आप कुछ रह गया तो फिर भी इसमें मैंने कुटुमसर की गुफा के बारे में कुछ टॉपिक डाल दिए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों चलते हैं जोगी मारा केव की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। एक छोटा गांव है यहाँ पर, पुता लाल, जो आप देख भी पा रहे हैं मैप पे, पुता यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और ये जो जोगी मारा केव है वो एक पहाड़ी पे बनी हुई है, जैसे आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ एक पहाड़ी है। ज़्यादातर गुफाएं पहाड़ी पर ही बनाई जाती हैं। सामने की तरफ आप पुता दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना कि ये कहाँ पर है और किस शहर में या किस गांव में है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं कुछ बताने को, बस इतना ही है कि यहाँ पर जो रूफ है, इस गुफा की छत जो है उसके ऊपर 7 पेंटिंग पाई गई हैं, 7 पेंटिंग, ठीक है। जिसमें से ह्यूमन यानी कि इंसान की भी है, मछली और हाथियों के भी चित्र बनाए गए, ठीक है दोस्तों। और जो पेंटिंग है वो 2 लेयर में बनी हुई है, यानी कि एक लेयर तो बना दी, फिर उसके ऊपर एक और लेयर से बनाई गई पेंटिंग है, कुछ इस तरह से बताया जाता है। और बाकी आपके इसमें जो इमेजेस हैं उससे कुछ कल्पना करने की कोशिश कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इससे रिलेटेड अगर कुछ पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। और फिलहाल जो इमेज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे शिक्षित पूर्वज आए हैं और अपना अपना नाम लिख के गए हैं। सॉरी, ये फॉर फन के लिए है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और फिलहाल ये पहाड़ी का बैक है और आप देख पा रहे हैं ये फ्रंट है इस गुफा का। पहाड़ी के ऊपर जो गुफा है इसका फ्रंट है, ये आर पार गुफा है। और यहाँ पर पुराने ज़माने में कोई लोग सोते होंगे आश्रय के लिए। और मैंने आखिरी में इसके कुछ शॉर्ट स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ये पेंटिंग है फ़िलहाल ये डबल, यानी कि ये बताई जाती है कि ये बुद्धा से पहले की भी पेंटिंग है ये, ठीक है दोस्तों। मतलब कि अजंता और एलोरा की गुफा से भी पुरानी पेंटिंग। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं मेघालय के अंदर, जो कि हम अब देखने वाले हैं मेओसाई की गुफाएं, जो कि मेघालय के चेरापूंजी के अंदर आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि फ़िलहाल चेरापूंजी के अंदर हम आ चुके हैं और ये एक वन है, वन के एक कोने में अंदर की साइड में आपको ये मेओसाई की गुफाएं देखने को मिलेगी। एक्चुअली जो ये गुफाएं हैं वे लाइमस्टोन केव है, मतलब कि चूना पत्थर की गुफाएं हैं, ठीक है। जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं चूना पत्थर की गुफाओं के बारे में, ये भी चूना पत्थर की गुफा है, ठीक है। और मानसून सीजन में यहाँ पर पानी भर जाता है, जैसे पिछली गुफाओं की बात करी थी, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी गुफा थी भी, ठीक है। और बात करें यहाँ पर जो बैट्स हैं और इंसेक्ट हैं उसके लिए बेस्ट प्लेस माना गया है, यानी कि यहाँ पर चमगादड़ वगैरह वगैरह रहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है याद करने का, बस यही याद कीजिए कि कहाँ पर है और किस राज्य में है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली गुफाओं की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कोटसती की गुफाएं हैं, जो कि आपको मेघालय के लोमसनम गांव में देखने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। ये एक्चुअली जो कोटसती की गुफा है वो बिल्कुल ठीक गांव के बीचों बीच में बनी हुई है, ठीक है। और इस गुफा में पानी भरा रहता है और स्थानीय लोग इस पानी का प्रयोग कपड़ा धोने या फिर स्नान करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों।
तरफ, जो कि मसरूर की गुफा है। ये मसरूर की गुफा एक टेंपल के रूप में यानी मंदिर के रूप में है, एक पहाड़ी पर बनी हुई है और लाहौलपुर जो कि कांगड़ा में पड़ता है उसके पास में ही है। ठीक है दोस्तों, और बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है। और ख़ास बात की बात करें तो जब महमूद गजनी, जिसे हज़ारों मंदिरों का विजेता माना जाता है, वो यहाँ पर आया था, तब इसने इस मंदिर को चारों तरफ से घेर दिया था। और हालांकि इस मंदिर को लूटा नहीं, क्योंकि उसमें ये कंस्ट्रक्शन के यानी इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था ये। ठीक है, तो उसने इस मंदिर को लूटा नहीं, बल्कि इसके जो निर्माण कार्य हो रहा था उसको बीच में रुकवा दिया, यानी कि ये मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी कि अधूरा मंदिर ही। ठीक है दोस्तों, महमूद गजनी ने इसका कार्य रुकवा दिया था। ठीक है, और राख हुआ 1905 में, जब यहाँ पर भूकंप आया था, उसकी मार से यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, पहाड़ हैं, काट कर पत्थरों को बनाए गए हैं, ये हिल गए थे और इनको बहुत क्षति पहुँची थी। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई कुछ नहीं है इसके बारे में, बस ये याद रखिए कहाँ पर है। ठीक है, और बात करें तो जो मंदिर है एक पूरे सिंगल पर्वत को या सिंगल पहाड़ को काट करके बनाया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, यानी कि अलग अलग पहाड़ों से काट कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक सिंगल पहाड़ था, उसको काट करके मंदिर बनाया जा रहा था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तापो केव की तरफ, जो कि लाहौल स्पीति के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के अंदर। और इस तापो केव के पास से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है स्पीति नदी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैप आप देख पा रही हो, और ये भी गाँव के अंदर है। ठीक है, और माना जाता है कि जो गुफाएं हैं वो एक आश्रम के रूप में यहाँ पर ऋषि मुनि भिक्षु के यहाँ पर आश्रय लेते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जब यहाँ पर सर्दियाँ पड़ती हैं तो इसका आश्रय लिया जाता है। ठीक है, और कुछ खास नहीं इसके बारे में, बस आप इतना याद रखिए ये कहाँ पर है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं पाताल भुवनेश्वर की गुफाओं की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश में आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलेंगी। ये जो गुफाएं हैं रामगंगा, सरयू और गुप्त गंगा के संगम के पास में ही है। ठीक है दोस्तों, और ये माना जाता है कि शिव से रिलेटेड है, भगवान शिव से रिलेटेड गुफा है। यहाँ पर माना जाता है कि त्रयोदशी के दिन 33 करोड़ देवी देवता इस गुफा में शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। खैर ये तो मिथ है होगा कोई। चलिए खोज की बात करें तो माना जाता है कि त्रेता युग में इसकी खोज हुई थी सबसे पहले बार, और वे राजा थे कि जिनका नाम ऋतुपर्णा राजा नाम था। ठीक है, और द्वापर युग में माना जाता है कि पांडवों ने इसकी खोज की थी। स्पष्ट नहीं है कि सच में पांडवों ने की थी, लेकिन माना जाता है। ठीक है, लेकिन हमने तो अब फिलहाल कलयुग की बात करनी है। ठीक है, क्योंकि कलयुग में ही जी रहे हैं।
तो कलयुग में 8वीं शताब्दी के अंदर शंकराचार्य ने इनकी खोज की थी। ठीक है, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो गुफा के बारे में। और अगर पढ़ना है तो मैंने इसके अंदर ये पेज डाल रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ खास है नहीं, और आप बस ये याद रखिए कहाँ पर है और किसने खोज की थी, वो भी कलयुग में किसने खोज की थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कोटेश्वर गुफाओं की तरफ। ये आप देख पा रहे हैं गुजरात में कोटेश्वर मंदिर, लेकिन फ़िलहाल हम गुजरात वाले कोटेश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि उत्तराखंड में है कोटेश्वर गुफा, उसकी बात कर रही हैं, जो कि रुद्रप्रयाग से थोड़े ही आगे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में आपको ये कोटेश्वर मंदिर गुफा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अलकनंदा नदी के किनारे है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नदी है और इसके किनारे ये कोटेश्वर मंदिर है। ठीक है, और ये जो मंदिर है वो शिव के लिए माना जाता है, यानी कि भगवान शिव हैं। वे उन्होंने केदारनाथ से जब जा रहे थे तब रास्ते में वो इस गुफा के अंदर बैठ के उन्होंने अपना ध्यान लगाया था। ठीक है दोस्तों, और दूसरी कथा ये मानी जाती है कि जब भस्मासुर से बचने के लिए शिव इस गुफा में छुप गए थे। ठीक है दोस्तों, और भस्मासुर का विनाश करने के लिए उन्होंने विष्णु को बुलाया था। विष्णु ने मोहिनी अवतार में उस भस्मासुर को मार दिया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बताया जाता है कि जो शिवलिंग है उस पर टिप टिप करके पानी बरसता रहता है, यानी पड़ता रहता है। ठीक है, और तो इसमें कुछ जानने का नहीं है, बस ये याद रखिए कि कहाँ पर है ये। ठीक है, दोस्तों आगे बढ़ते हैं अमरनाथ की गुफाओं की तरफ। इनके बारे में पता नहीं कौन ना जानता हो। तो ये मिलती हैं आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, और ये जो गुफा है अमरावती नदी के पास में ही है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर लद्दाख का बोर्ड भी लग रहा है। और बता दूँ कि ये बड़ा ही दुर्गम रास्ता है इसके पास आने का। और अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, तीर्थों का तीर्थ अमरनाथ तीर्थ। ठीक है दोस्तों, और ये वही जगह है जहाँ पर भगवान शिव ने पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। ठीक है, यानी कि अमर कथा सुनाई थी। और माना जाता है कि वो अमर कथा सगोजात सूक शिशु ने दी थी, जो बाद में सकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गई थी। देखिए दोस्तों, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। ये वो रास्ता है जहाँ से भगत चल के इस गुफा में आते हैं। ये वो रास्ता है, देखिए कितना लंबा चौड़ा है, बड़ा ही दुर्गम रास्ता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। चलिए, रास्ते पर कभी आपको जाने का मौका मिले तो देखना कैसा है। और यहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, देख सकते हैं पहाड़ों पर कैसी बर्फ़ जमी हुई है। ठीक है, और बात करें यहाँ पर क्या खास है, तो खास ये है कि आसपास में भी ऐसी छोटी मोटी गुफाएं हैं, लेकिन ये मेन गुफा है। और इसमें देखने के लिए एक ही चीज़ है, वो है बर्फ़ का शिवलिंग। ठीक है, और वैसे छोटी मोटी गुफाएं हैं आसपास में, उनमें भी शिवलिंग देखने को मिलता है बर्फ़ का। ठीक है, और पूरे वर्ष भर यहाँ पर शिवलिंग जमा रहता है बर्फ़ का। ठीक है, आसपास में जो बर्फ़ होती है वो भुरभुरी होती है, लेकिन इस शिवलिंग की जो बर्फ़ है वो ठोस होती है और ये पिघलता नहीं जल्दी है। ठीक है, और जो लगभग इसका शिवलिंग है, ये जो आप देख पा रहे हैं फ़ोटो में, लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग है। ठीक है,
और ऊपर से बूंद पानी की टप टप करके पड़ती रहती है इस पे और ये जमता रहता है। ठीक है, मतलब ये पिघल नहीं पाता। ठीक है, और इस शिवलिंग को बर्फ़ का शिवलिंग कहते हैं, जिसका हिमानी शिवलिंग भी कह देते हैं। ठीक है, खोज की बात करें तो वो ये खोज पहली बार 16वीं शताब्दी में मुसलमान गडरी के द्वारा पता चली थी। ठीक है, मुसलमान गडरिया था, उसने इसकी खोज की थी। और रोचक बात ये भी है कि यहाँ पर एक कबूतरों का जोड़ा देखा जाता है। ठीक है, और मानते हैं कि इन दो कबूतरों ने भी इस गुफा में उस कहानी को सुना था और वे भी अमर हो गए थे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं शिवलिंग को। ठीक है, बड़ी रोचक जगह है, कभी जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चलते हैं बराबर गुफाओं की तरफ, जो कि बिहार के जहानाबाद ज़िले में आपको देखने को मिलती हैं। ये गुफाएं हैं वो पत्थरों को काट करके बनाई गई गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली जो बराबर गुफाएं हैं वे इसमें कुल 4 गुफाएं हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आसपास में नागार्जुन भी है। ठीक है, ये देखिए एक छोटी सी गुफा और है लोमस ऋषि की, ये भी इसी बराबर गुफा की एक हिस्सा है। ठीक है, 4 गुफा में से एक भी ये भी है। और यहाँ पर बराबर झील आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नागार्जुनी गुफाएं भी इसी के पास में ही है, वो की 3 गुफाएं हैं। ठीक है, और ये इनकी ये 2 जुड़वा पहाड़ियाँ हैं, एक तो बराबर वाले के लिए कि नामार्जुन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये गुफाएं देख सकते हैं आप। तब तक मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये जो बराबर गुफाएं हैं उसमें 4 गुफाएं हैं और नागार्जुन में 3 गुफाएं हैं। बराबर में कौन कौन सी हैं? एक तो लोमस वाली दिखाई थी वो, और सुदामा और कर्ण चौपर विश्व झोपड़ी, ये 4 हैं। ठीक है, इनके लोमस, सुदामा, कर्ण चौपर और विश्व झोपड़ी। ठीक है, और नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन में आती हैं गोपिका कुबा गुफा, विदिथी का कुबा गुफा, वापिया का कुबा गुफा, ये 3 है। ठीक है, माना जाता है कि जो ये गुफाएं हैं कुछ मौर्य काल से हैं। ठीक है, यानी कि कुछ का निर्माण तो मौर्य काल से है, और इसमें क्योंकि अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बराबर गुफाएं जो हैं वो ग्रेनाइट को तराश करके बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, और उच्च स्तरीय पॉलिश अंदर की तरफ की गई है। ठीक है, और बात करें जो नागार्जुन की गुफाएं हैं, जैसे कि गोपी वापिया और गोपी और वापिया, ये 2 गुफाएं हैं वो राजा दशरथ द्वारा आजीविका संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनको समर्पित किया गया था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आगे बढ़ते हैं डुंगेश्वरी मंदिर की तरफ, जो कि आपको बिहार के बोध गया में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, गया के पास में ही, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैप में, गया से जब बोध गया जा रहे थे वो बीच में डुंगेश्वरी के पास रुके थे, और ये बीच में जो ब्लू कलर में है वो रिवर है। ठीक है, फाल्गुन रिवर। ठीक है, और ये माना जाता है कि जब वे गया से बोध गया जा रहे थे तो डुंगेश्वरी रुक करके उन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाया था। 3 गुफाओं में यहाँ पर ध्यान लगाया था, लेकिन उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, और उनका शरीर भी कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है, और जब उनका शरीर कमज़ोर पड़ गया था तब पास के गांव से एक औरत आई थी जिसका नाम सुजाता। ठीक है, सुजाता आई थी और उन्होंने इनको भोजन और पानी का ऑफर यानी उनको ये प्रदान किया था, लेकिन उन्होंने उसी समय यहाँ से उठ के चले गए थे। सोचा कि यहाँ ज्ञान की प्राप्ति तो होगी नहीं, कुछ ऐसा ही दिमाग में आया था। देख सकते हैं आप यहाँ पर इमेजेस में, यहाँ पर उनके शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया। ठीक है, और फिर बाद में वे बोध गया गए थे। बोध गया पहुंचकर उनको वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और एक इमेजेस है इसमें दिखाऊंगा मैं आपको।
गया में डूंगेश्वरी मंदिर में। यहाँ पर उनका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया था क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं उड़ीसा के अंदर जो कि भुवनेश्वर है। वहाँ पर उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पर 2 गांव हैं, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर इन गुफाओं का नाम रखा गया है, उदयगिरी और खंडगिरी। ठीक है, और अब अंदर की तरफ चलते हैं, हम गुफाओं को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहाड़ी है और ये 2 गुफाएं अलग अलग हैं, 2 अलग अलग पहाड़ियों पे ही। एक पहली पहाड़ी है जहाँ पर आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, एक मंदिर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये उदयगिरी और ये खंडगिरी, दोनों के बीच में 200 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, समझ गए होंगे आप कौन सी उदयगिरी की है, कौन सी खंडगिरी की है। ठीक है, कभी विचलित ना हो कि उदयगिरी खंडगिरी एक ही गुफा नहीं है दोस्तों, ये अलग अलग है। ठीक है, उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। और बात करें रोचक तथ्य की तो बात यह है कि आंशिक रूप से ये प्राकृतिक हैं और बाद में इनको जैन साधुओं ने बनाया था। ठीक है, जैन, क्योंकि यहाँ पर जैन मंदिरों की वास्तुकला के नमूने मिलते हैं। ठीक है, और फिलहाल जो इमेज देख पा रहे हैं ये खंडगिरी की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर निर्माण की बात करें तो राजा खारवेल के शासनकाल में इनका निर्माण हुआ था। खारवेल राजा यानी कि जो कलिंग का राजा था। ठीक है, उस समय इसको उड़ीसा को कलिंग बोला जाता था और कलिंग पर बाद में अशोक ने विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, राजा खारवेल को हरा करके इसकी विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने जो इंडिया के अंदर फेमस केव हैं उनमें से हमने नॉर्थ जोन की गुफाओं के बारे में पढ़ा है। नॉर्थ जोन की सभी गुफाओं के बारे में पढ़ लिया है। देखिए यहाँ पर सभी गुफाओं को हमने इन सब गुफाओं को पढ़ लिया है। ठीक है, और ईस्ट जोन की बात करें तो ईस्ट जोन की भी गुफाओं को हमने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ईस्ट जोन की जो गुफाएं हैं उनको भी पढ़ लिया है। ठीक है,
जो कि ईस्ट जोन की गुफाएं हैं, जो कि बिहार में आती हैं, उड़ीसा में आती हैं, ठीक है। इन सब गुफाओं को हमने पढ़ लिया, लेकिन मैंने इस गुफा के बारे में नहीं बताया है। ये भी अगर इसे डायरेक्ट याद रखिए कि बिहार में है। कोलगंज रोकट के टेम्पल है, वो बिहार में ही है, ठीक है। इसके बारे में कुछ प्रॉपर मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैंने इसके बारे में नहीं बनाया, ठीक है। और रही बात है और दूसरी गुफाओं की, वेस्ट जोन के बारे में, वेस्ट जोन का बहुत लंबा चौड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनके बारे में सेकंड पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ साउथ जोन भी रह गया है, साउथ जोन में भी बहुत सारी गुफाएं हैं, उनके बारे में सेकंड पार्ट में वीडियो आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल मैंने बनाया है सेंटर जोन, जो कि आप देख पा रहे हैं। सेंटर जोन की भी बता दी हैं जो जो गुफाएं हैं। और नॉर्थ ईस्ट जोन में हमने सिर्फ मेसाई की गुफाओं के बारे में पढ़ा है, जो कि कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है। और बस इनको याद रखिए कि करीम लियात पात कहाँ पर है, करीम कोटसती कहाँ पर है, ये मेघालय में है। इनको याद रख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, इनके बारे में खास बस याद रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। हम बस सेंटर और 2 जोन रह गए हैं, एक तो सेंटर जोन रह गया है, एक साउथ जोन रह गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट में वीडियो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।